ज्यादातर लोग जंग को तलवार और खून से जोड़ते हैं, लेकिन असली जंग वहां शुरू होती है जहां कोई आवाज नहीं होती। इतिहास गवाह है, सबसे बड़े हुक्मरान तब नहीं हारे जब उन पर हमला हुआ, बल्कि तब हारे जब उन्हें तन्हा कर दिया गया। आज की ये रणनीति दुश्मन को मारने की नहीं, उसे अंदर से तोड़ने की है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये जंग मैदान में नहीं, दिमाग में लड़ी जाती है। बहुत लोग ये समझते हैं कि अकेला करने का मतलब है किसी को कैद कर देना या किसी को बोलने से रोक देना, लेकिन जंग की समझ इससे कहीं गहरी होती है। अकेला करने का मतलब है उसके सहारों को कमजोर करना, उसके भरोसे को हिलाना और उसे ये एहसास दिलाना कि अब कोई उसके पीछे नहीं है। जब आदमी को ये लगने लगे कि अब सब खत्म हो गया, तब उसका दिमाग उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। जिस दिन आदमी अपने ही साये से डरने लगे, समझ लो वो जंग हार चुका है। तारीख उठाकर देखो, कई बड़े लीडर तब तक उनका रुतबा था जब तक लोग उनके नाम से डरते थे, लेकिन जैसे ही उनके फैसलों पर सवाल उठे, उनके करीबी चुप हुए और उनका नाम असर खोने लगा, वही लीडर अचानक कमजोर नजर आने लगे। क्योंकि ताकत हाथों में नहीं होती, ताकत लोगों के यकीन में होती है। इंसान दर्द सह सकता है, जख्म सह सकता है, हार भी सह सकता है, लेकिन अकेलापन उसे अंदर से खा जाता है। समझदार आदमी एक ही वार में सब कुछ खत्म नहीं करता, वो धीरे धीरे चलता है। पहले शक बोया जाता है, फिर भरोसा कमजोर किया जाता है, फिर लोगों को चुप कराया जाता है और आखिर में दुश्मन खुद महसूस करता है कि वो तन्हा है। जब कोई बचाव में न बोले, कोई खुलकर साथ न दे और कोई आवाज न उठाए, तो दुश्मन के दिल में एक सवाल घूमता है, मेरे साथ आखिर कौन है? यही सवाल उसकी रातों की नींद छीन लेता है। गलत तरीके से अकेला करना खुद को मार देता है। ये चाल दो धार वाली तलवार है। अगर कोई आदमी हर सवाल को बगावत समझे, हर मतभेद को दुश्मनी माने और सबको दूर करता जाए, तो वो खुद को तन्हा कर लेता है, अक्ल खो देता है और जल्दी गिर जाता है। इसलिए ये चाल समझदारी से चलनी चाहिए। जो सबको दूर कर देता है, आखिर में खुद दूर हो जाता है। अब सवाल ये है, दुश्मन को तन्हा कैसे किया जाए बिना ये दिखाए कि तुम कुछ कर रहे हो? दुश्मन को तन्हा करने की शुरुआत उस दिन नहीं होती जब लोग उसका साथ छोड़ते हैं। असली शुरुआत उस दिन होती है जब लोग उसके साथ रहते हुए भी उस पर यकीन करना छोड़ देते हैं। यही वो नाजुक लम्हा है जहां जंग बिना आवाज के जीत की तरफ मुड़ जाती है। खुला विरोध आदमी को सतर्क कर देता है, उसे संभलने का मौका देता है, लेकिन खामोश शक धीरे धीरे फैलता है, बिना बताए भरोसा खा जाता है और आदमी को अंधा कर देता है। यही वजह है कि समझदार चाल हमेशा खामोशी में चली जाती है। तन्हाई की चाल सीधे लीडर पर नहीं चलती। सबसे पहले असर पड़ता है पास बैठने वालों पर, कान भरने वालों पर और बीच में रहने वालों पर, क्योंकि यही लोग माहौल बनाते हैं, यही लोग बात फैलाते हैं और यही लोग सबसे पहले पीछे हटते हैं। जब ये लोग चुप होते हैं तो बाकी लोग भी हिम्मत खो देते हैं। जब पास बैठने वाले चुप हो जाएं, तो समझ लो कुर्सी हिल चुकी है। तन्हाई की चाल बहुत नाजुक होती है। अगर बहुत जल्दी चल दी या बहुत साफ दिख गई तो दुश्मन चौकन्ना हो जाएगा और पलटवार कर देगा। इसलिए सब्र, वक्त और संतुलन सबसे जरूरी हथियार है। ये चाल खुद पर उल्टी भी पड़ सकती है। अगर आदमी हर सवाल को बगावत समझे, हर खामोशी को धोखा माने और हर किसी से दूरी बना ले, तो वो खुद को तन्हा कर लेता है और अपनी ही कुर्सी काट देता है। इसलिए अक्ल सबसे बड़ी ढाल है। जो हर साये में दुश्मन देखे, वो आखिर में खुद ही साया बन जाता है। अब सवाल ये है, जब दुश्मन तन्हा होने लगे तो वो कौन सी गलतियां करता है जो उसकी हार तय कर देती हैं? जब दुश्मन तन्हा पड़ जाता है, उसके पास सही सलाह नहीं रहती, भरोसेमंद आवाजें खामोश हो जाती हैं और उसका दिमाग लगातार दबाव में रहता है। ऐसे में वह जल्दबाज हो जाता है, छोटी बातों को बड़ा समझने लगता है और हर इशारे में साजिश देखने लगता है। यहीं से उसकी अक्ल लड़खड़ाने लगती है। तन्हाई दुश्मन के दिल में एक ही डर भर देती है, वक्त हाथ से निकल रहा है। उसे लगता है हालात बिगड़ रहे हैं, लोग फिसल रहे हैं और अब कुछ बड़ा करना जरूरी है। यही डर उसे जल्दबाजी की तरफ धकेलता है। वह बिना सोचे कदम उठाता है, बिना पूरी बात जाने फैसले करता है और अपनी ही जमीन खोदने लगता है। जल्दबाजी की सबसे बड़ी कीमत, जल्दबाज दुश्मन अपनी असली ताकत उजागर कर देता है, अपने डर दिखा देता है और अपने इरादे खोल देता है। जंग में जिसने अपने इरादे खोल दिए, वो आधा हार चुका होता है। दुश्मन को हराने से पहले उसे थकाना जरूरी है।
थकान सिर्फ शरीर की नहीं होती, थकान दिमाग की भी होती है। जब दुश्मन हर वक्त सोचता रहे, हर बात पर चौकन्ना रहे और हर खामोशी से डरे, तो उसका दिमाग धीरे धीरे जवाब देने लगता है। थका हुआ दुश्मन छोटी बातों पर गुस्सा करता है, सही लोगों से लड़ बैठता है और गलत लोगों पर भरोसा कर लेता है। यही वो हालत होती है जहां दुश्मन खुद अपनी कब्र खोदने लगता है। दबाव के बाद खामोशी बहुत जरूरी है। अगर तुम हर दबाव के बाद बोल दोगे, हर चाल में कुछ समझा दोगे, तो दुश्मन चाल समझ जाएगा और बचने का रास्ता ढूंढ लेगा। लेकिन अगर दबाव के बाद खामोशी हो और कोई वजह न बताई जाए, तो दुश्मन अपनी ही कल्पनाओं से डरने लगता है। जिसे वजह न मिले वो सबसे ज्यादा डरता है। अगर दुश्मन को लग गया कि तुम भी दबाव में हो, कि तुम भी बेचैन हो, तो उसका हौसला बढ़ जाएगा। इसलिए बाहर से शांत रहो, अंदर से तैयार रहो और हर हाल में संतुलन बनाए रखो। दुश्मन को तोड़ने से ज्यादा जरूरी है उसे सही हद तक दबाना, क्योंकि ज्यादा दबाव दुश्मन को नहीं, हालात को बेकाबू कर देता है। दबाव डालते वक्त अक्सर दो तरह की गलतियां होती है। एक, बहुत कम दबाव। दो, बहुत ज्यादा दबाव। बहुत कम दबाव में दुश्मन संभल जाता है, उसे वक्त मिल जाता है और वो अपनी गलती सुधार लेता है। बहुत ज्यादा दबाव में दुश्मन बौखला जाता है, आखिरी वार करता है और हालात बिगाड़ देता है। सही दबाव तब होता है जब दुश्मन बेचैन रहे लेकिन टूटे नहीं, डरा रहे लेकिन हताश न हो, गलतियां करे लेकिन आखिरी चाल न चले। अगर दुश्मन बार बार सफाई दे रहा है, बार बार फैसले बदल रहा है और बार बार लोगों को मनाने की कोशिश कर रहा है, तो समझ लो दबाव सही जगह पर है। दुश्मन जब सफाई देने लगे तो समझो तुम सही राह पर हो। अब सवाल ये है, जब दुश्मन दबाव में हो तो आखिरी वार कब और कैसे किया जाए? आखिरी वार का मतलब जोर से हमला करना नहीं, हंगामा खड़ा करना नहीं, लेकिन आखिरी वार के वक्त अगर दुश्मन को भागने का रास्ता दिख गया या पलटकर वार करने का मौका मिला, तो जंग दोबारा शुरू हो सकती है। इसलिए आखिरी वार से पहले सारे सहारे काट दिए जाते हैं, सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, ताकि दुश्मन पूरी तरह खुद को हारा हुआ महसूस करे। जिसे रास्ता दिख गया वो फिर लौट सकता है। अब सवाल ये है, अगर आखिरी वार के बाद भी दुश्मन चाल बदल दे तो क्या किया जाए? दुश्मन सबसे ज्यादा खतरनाक उस वक्त होता है जब वो हार मानने का नाटक करता है। आखिरी चाल दुश्मन की वो कोशिश होती है जो वो तब करता है जब उसे लगने लगता है कि अब उसके पास खोने को कुछ नहीं बचा। इस हाल में दुश्मन अचानक नर्म बन जाता है, समझौते की बात करता है, पुरानी दोस्ती याद दिलाता है और रहम की उम्मीद जगाता है। ये सब दिल से नहीं, मजबूरी से होता है। मजबूरी की नरमी अक्सर सबसे बड़ा धोखा होती है। अचानक बदला हुआ लहजा खतरे की निशानी है। अगर दुश्मन कल तक सख्त था, आज अचानक मीठा हो गया, तो सावधान हो जाओ। ये बदलाव सोच का नहीं, हालात का नतीजा होता है और हालात बदलते ही दुश्मन फिर अपने असली रूप में लौट आता है। अब सवाल ये है, अगर दुश्मन आखिरी चाल के बाद भी जिंदा रहे तो उसकी जड़ कैसे काटी जाए? जड़ काटने का मतलब जुल्म करना नहीं, हर किसी को कुचल देना नहीं, या बदले में अंधा हो जाना नहीं। जड़ काटने का मतलब है दुश्मन को अहमियत से गिरा देना, उसके असर को बेकार कर देना और उसके लौटने के रास्ते बंद कर देना। ये काम शोर से नहीं, खामोशी से होता है। दुश्मन का असर तब खत्म होता है जब लोग ये कहना शुरू कर दे, अब ये पहले जैसा नहीं रहा, इसकी बातों में दम नहीं, अब इससे क्या फर्क पड़ता है। लोग ताकत से नहीं, असर से जुड़ते हैं। जिस दिन असर गिरा, सहारे खुद टूट जाते हैं। इंसान के लिए सबसे बड़ी सजा मार खाना नहीं होती, सबसे बड़ी सजा होती है नजरअंदाज किया जाना, भुला दिया जाना और बेअहमियत हो जाना। जब दुश्मन देखता है कोई उसका नाम नहीं ले रहा, कोई उससे डर नहीं रहा, कोई उसे जवाब नहीं दे रहा, तो वो अंदर से टूटने लगता है। जड़ काटने के बाद सबसे जरूरी काम होता है नई मजबूती खड़ी करना। इसके लिए लोगों को साथ लो, उन्हें हिस्सेदार बनाओ और भरोसा दो कि अब हालात बेहतर है।